नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर में आपका फिर स्वागत है। कल तक हमारी हिंदी चल रही थी। हिंदी में हमने स्वर संधि कंप्लीट कर दी थी। 5 प्रकार की संधियां हमने पढ़ ली थी और उसमें उसके से संबंधित बनने वाले प्रश्न भी आपसे चर्चा की थी। आज थोड़ा सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन में आधुनिक भारत का इतिहास लिया गया है। आधुनिक भारत का इतिहास इसलिए क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास से ही जो है सारे डिप्लोमेटिक काम हुए, सारे विकासात्मक काम यहीं से शुरू होते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जब शुरू होता है तब से, क्योंकि इससे पहले के जो यहाँ शासन करने मुगल या अन्य लोग जो थे, उन्होंने सिर्फ लूटने का ही काम भारत में किया और भारत में विकास करने का काम नहीं किया। अंग्रेज जब यहाँ आए, उन्होंने लूटने का काम जो भी है, लेकिन विकासात्मक काम उनके बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पहले पढ़ने वाले हैं। जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। तो उसी के संदर्भ में भाग 1 के बारे में आज चर्चा करते हैं। जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में हमारे यहाँ पढ़ा जाता है। 3 चरणों में आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ोगे। पहला चरण चलेगा इसका 1885 से 1905 तक, और दूसरा चरण चलेगा 1905 से 1919 तक, और तीसरा चरण चलेगा 1919 से 1947-48 तक। अगर आप प्रथम चरण को कोई नाम देना चाहो तो इसको उदारवादी युग के नाम से कहा जा सकता है। तो प्रथम चरण राष्ट्रीय आंदोलन का किस नाम से जाना जाता है? उदारवादी युग के नाम से। दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? उग्रवादी युग। और जो तीसरा चरण है वो जाना जाता है गांधी युग से। पहले में हमने काम उदारवाद तरीके से करने का सोचा, मतलब अच्छे से मान जाए, इस तरीके से काम करने का सोचा। जब अच्छे से ये लोग नहीं माने तब हम लोगों को उग्र होना पड़ा। जब हम ज़्यादा ही उग्र हो गए थे तो फिर गांधी जी बीच में जब आते हैं, वो कहते हैं इतने ज़्यादा उग्र होने की भी ज़रूरत नहीं है। उग्र और उदारवादी दोनों नीतियों से हम भारतीय को स्वतंत्रता दिलाएंगे। इस तरीके से जो राष्ट्रीय आंदोलन को हमारे यहाँ 3 चरण चलते हैं, उसमें से पहला चरण जो हमारे यहाँ 1885 से 1905 वाला चलता है, उदारवादी युग, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो 1885 से 1905 के बीच का जो युग है, उदारवादी युग के नाम से जिसको जाना जाता है, प्रथम चरण जो राष्ट्रीय आंदोलन का है, उसमें से जो प्रश्न बनते हैं, तो पहला प्रश्न इसके नेता को लेकर के बनता है कि इसके नेता कौन है, यानी इसके जो प्रमुख नेता हैं उनके बारे में जाना जाता है। देखिए, इसके जो प्रमुख नेता हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, राज बिहारी घोष। ये प्रमुख नेता हैं किसके? उदारवादी के। ध्यान देना, उदारवादी के प्रमुख नेताओं की लिस्ट में इनका नाम आता है। और भी बहुत सारे नेता हुए, लेकिन इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा उदारवादी युग में। तो उदारवाद क्या है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये स्पष्ट करा देता हूँ। तो उदारवादी लोग जो थे, उनका मानना था कि यदि हमें भारत से अंग्रेज़ों को छुटकारा दिलाना है, या भारत को हमें अगर आज़ादी दिलानी है, तो हमें उदारवादी नीति अपनानी होगी। यानी जो विरोध प्रदर्शन हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध करेंगे वो बिल्कुल अहिंसक होंगे। हम ज्ञापन दे के काम करेंगे, और विभिन्न प्रकार के चिट्ठी पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से उनको अपना विरोध दर्शाएंगे। यानी अहिंसात्मक, हिंसा पर ये विश्वास नहीं करते थे। इन लोगों का कहना था कि शांति से ही काम किया जा सकता है, अशांति से काम बनने वाला काम भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। ऐसा इन लोगों का मानना था। जैसे आजकल आप नॉर्मली आप देखते होंगे, विभिन्न प्रकार के जो संगठन यहाँ होते हैं, या विभिन्न प्रकार के छात्र संगठन होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी पूरा किया जाए, इसके लिए वो पहले एक ज्ञापन देते हैं। तो ज्ञापन देने का जो प्रथम प्रक्रिया हम ज्ञापन दे रहे हैं, वो प्रक्रिया उदारवादी कहलाई जाएगी, क्योंकि उसमें हम बिल्कुल ज्ञापन शांति तरीके से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो उसी युग में राष्ट्रीय आंदोलन भारत के संदर्भ में भी, इतिहास के संदर्भ में भी ये चीज़ें लागू होती हैं। तो पहला जो उदारवादी युग के संदर्भ में पहला प्रश्न जो बनता है कि इसके प्रमुख नेताओं को लेकर के, कि प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता हैं, या निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं हैं। तो उदारवाद आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये लोग जो थे अहिंसा पर, शांति पर विश्वास करते थे।
और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ज्ञापनों के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते थे। उन लोगों का मानना था कि ये लोग ऐसे मान जाएंगे और शांति ही सबसे बड़ा हथियार के रूप में ये लोग अपनाते। तो ये प्रमुख नेताओं के रूप में आप इनका नाम रखिए, याद रखिएगा। हम बात करते हैं आगे। तो जो उदारवादी युग के जो प्रमुख नेता थे, तो उदारवादी युग में पहला काम क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। उदारवादी आपने देखा कि 1885 से 1905 तक इसका समय था। तो पहला काम उदारवादी लोग कर क्या रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सन होगा 1885, दिनांक होगी 28 दिसंबर की, और स्थान होगा बम्बई। और बम्बई में भी एक स्थान होगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और एक व्यक्ति होंगे ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। और इनके साथ कुछ और लोग होंगे, भारती सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ये एक संगठन की स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी उदारवादियों ने पहला काम क्या किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे का जो इनका मकसद था वो ये था, क्योंकि आपको मालूम होगा कुछ समय पहले 1885 से कुछ समय पहले यानी 1857 में हमारे यहाँ महान क्रांति हुई है। और उस महान क्रांति ने भारत में अंग्रेज़ों की जड़ों को, अंग्रेज़ों की हुकूमत की जड़ों को हिलाने का काम किया है। हमारे यहाँ के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए, प्रथम जो 1857 की क्रांति के जो वीर थे, उन्होंने क्या कर दिया कि अंग्रेजी शासन जो यहाँ चल रहा था उसकी नींव को हिलाने का काम कर दिया। अब जो ए.ओ. ह्यूम थे, अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी, ये बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी थे, हर चीज़ को जानते थे, इंडियनों की नब्ज को ये पहचानते थे। तो इन्होंने कहा कि यदि समय रहते कोई इनके हितों के लिए कोई ऐसे संगठन की स्थापना नहीं की गई तो बहुत जल्दी हमें भारतीय उपनिवेश से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके उन्होंने 1885 में यहीं के लोगों की मदद से एक संगठन की स्थापना की जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। और उनका मानना था कि अगर ऐसे संगठन की स्थापना हो जाएगी जिसमें हम यहीं के लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे, इनको लगेगा, अंग्रेजों का मानना था कि भारतीयों को लगेगा कि हाँ ये हमारे हितों की बात कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि एक संगठन की स्थापना करती ताकि आगे 1857 की जैसी घटना पुनः दोहराई नहीं जा सके। ऐसा विश्व इतिहास के संदर्भ में भी होता है। आपने देखा होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उसके पीछे भी यही कारण होता है ताकि इस तरीके के युद्धों का जन्म पुनः न हो सके। तो आपको मालूम होगा उसके बाद 1945 के बाद से कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। कारण ये क्योंकि एक कंट्रोलर जो है विकसित हो जाता है जो उन सभी लोगों पर कंट्रोल करता है। तो उदारवादी लोग क्या थे, राष्ट्रीय आंदोलनों का जो प्रथम चरण था उदारवादी, उनका पहला काम ही क्या हो गया ये कि सन होगा 1885 का, दिनांक होगी 28 दिसंबर की, और स्थान होगा बम्बई। अब मुंबई बोलते हैं हम। बम्बई में भी एक जगह होगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये वाला याद रखे रहना आप। नाम होगा ए.ओ. ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। ये होंगे अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी और ये एक संगठन की स्थापना करेंगे और जिसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई, बम्बई में। बम्बई में कहाँ हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। किसने की, ए.ओ. ह्यूम ने की। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो स्थापना हो गई, अब स्थापना होने के बाद क्या करेंगे कि ये उदारवादी लोग जो थे, जो स्थापना होने के बाद आप क्या करेंगे, अधिवेशन इनके होते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन आपने देखे होंगे, अधिवेशन होते हैं। अधिवेशन का जो मेन उद्देश्य क्या था, क्यों अधिवेशन किए जाते थे, तो ये कारण आप समझिए। पहले
इसका कारण होता था कि हम आगामी 1 वर्ष में कौन से कार्य करेंगे, या फिर 1 वर्ष तक हमने कौन से कार्य भारतीय राष्ट्र के लिए किए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए किए। इन सब चीज़ों की व्याख्या की जाती थी, समीक्षा की जाती थी। आगे कौन से काम करने हैं, इसके लिए टारगेट तय किए जाते थे, और पिछले कौन से काम किए, कौन सी सफलताएं मिली, कौन से काम अधूरे रह गए, यानी भारत को आज़ादी कराने में कौन सी चीज़ें हमें महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इन चीज़ों की चर्चा करने के लिए अधिवेशनों का आयोजन किया जाता था। तो इसी संदर्भ में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो 1885 में ही होता है, और कहाँ हो रहा है, वहीं बम्बई में ही होता है। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। ध्यान देना, प्रथम या अंतिम चीज़ें जो होती हैं ऐसी जगहों से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो प्रथम अधिवेशन कब हो रहा है, बम्बई में। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होंगे वो दिसंबर माह में ही होंगे। ध्यान देना, हर साल के अंत में, यानी साल का अंत दिसंबर है तो दिसंबर माह में ही अधिवेशन होंगे। अच्छा, कभी कभी विशेष अधिवेशन भी होता है। तो जो अधिवेशन दिसंबर के अलावा अन्य 11 माहों में कभी भी आयोजित किए जाएंगे उनको विशेष अधिवेशन नाम दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो दिसंबर माह में अधिवेशन होगा उसी का नाम अधिवेशन होगा, जो प्रत्येक वर्ष होगा। तो प्रथम अधिवेशन कब होगा, आप कहेंगे दिसंबर 1885 में होता है। कहाँ होता है, बम्बई में होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इनका शॉर्ट नाम WC बनर्जी के नाम से भी आप ऑप्शनों में देखने को मिल सकता है। WC बनर्जी ही व्योमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है। और उसके सचिव कौन थे, किसके सचिव, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए। अध्यक्ष थे एवो ह्यूम, एलन एक्टविन ह्यूम, जिसने इसकी स्थापना की। और ये इसके सचिव कब तक रहेंगे, 1906 तक ये कांग्रेस के सचिव के रूप में काम करेंगे। और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ये प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष हैं। ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष भी हैं, प्रथम अध्यक्ष भी हैं। और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 72। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, 72, 72। या प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, अध्यक्षता किसने की, सचिव कौन था, इस तरीके से प्रश्न इसमें बनते हैं। तो प्रथम अधिवेशन के बारे में इतना जानने रखिए कि 1885 में हुआ, बम्बई में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की, सचिव एवो ह्यूम है। अब 1906 तक यही चलेंगे सचिव, ध्यान देना। तो सचिव तो यही रहने वाले हैं कि उदारवादी में तो यही हैं, ठीक है। और प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी वही थे। प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया, 72। तो मेन फैक्ट जो थे ये इसके थे। बात करते हैं दूसरे अधिवेशन की। दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है और स्थान बदल कर कहाँ हो जाता है, कलकत्ता में, ठीक है। यानी कांग्रेस का जो ये अधिवेशनों का उद्देश्य था कि ये क्या चाहते थे कि एक ऐसे तंत्र की स्थापना की जाए, एक ऐसे तंत्र की स्थापना जिससे देश के विभिन्न जगहों पर जो राष्ट्रीय चेतना है उसको जगाया जाए, और राष्ट्रीय चेतना जगाने के साथ राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ किया जाए। ये मेन उद्देश्य है कांग्रेस का, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ठीक है। दूसरा अधिवेशन के 1886 में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, आप तो कोलकाता कहेंगे। और अध्यक्षता करेंगे दादा भाई नेहरू ध्यान देना, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, पहले में WC बनर्जी ने की, दूसरे में दादा भाई नेहरू ने की। सचिव वही हैं क्योंकि 1906 तक रहने वाले हैं। और जो दादा भाई नेहरू हैं ये प्रथम फारसी अध्यक्ष कहे जाते हैं। यानी प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे, इससे पहले प्रथम ईसाई अध्यक्ष आपने जाना कि प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष कौन थे। अब आप जान रहे हो कि प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नेहरू, जो कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के क्या हैं, अध्यक्ष भी। तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में, लगातार हो रहा है, देखिए प्रत्येक वर्ष के अंत में होना है, दिसंबर माह में ही हो रहा है। तो तीसरा अधिवेशन जो होगा वो हो रहा है आपका कहाँ, मद्रास में। मद्रास बोले तो तमिलनाडु, चेन्नई, वर्तमान में इस नाम से जान लो आप, तब मद्रास कहते थे, आज चेन्नई यानी तमिलनाडु में जो उसको जानते हैं। और अध्यक्षता यहाँ कर रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी,
सचिव फिर वही रह रहे हैं क्योंकि 6 तक रहना है। और जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। इसको तो आप कर लोगे क्योंकि नाम से ही झलक रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ बदरुद्दीन तैयब के जैसे ही 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये जरा ना याद रखिएगा। तीसरा अधिवेशन यहाँ पर इनका होता है कांग्रेस का। चौथा अधिवेशन कब हो रहा है? 1888 में। स्थान होगा इलाहाबाद, तब अब प्रयागराज, ठीक है। 2019 के बाद इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है। अब इसको ध्यान रखिएगा, किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। ये आप अच्छे से जानते हैं। इलाहाबाद तो अकबर ने रखा था, दीन इलाही धर्म चलाया। और इलाही धर्म का अर्थ ही क्या होता है? इलाहाबाद का अर्थ है कि ईश्वर का निवास स्थान। माना जाता है कि 1500 ईस्वी से पहले इसका नाम ऑलरेडी क्या हुआ करता था? प्रयागराज ही हुआ करता था। लेकिन अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया और इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। फिर योगी आदित्यनाथ ने पुनः इसको प्रयागराज कर दिया। ये नामों का परिवर्तन चलता रहता है। तो आप इतना जानने रखिए कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था वो हुआ था 1888 में, इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करेंगे जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले है, कहीं पर जॉर्ज यूल भी शब्द मिलता है, तेरा ध्यान देने का। जॉर्ज यूले सचिव तो 1906 तक अपने ह्यूम ही रहने वाले हैं। और जो ये जॉर्ज यूले थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नाम से झलक रहा है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू और प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। याद रखना, WC बनर्जी कब थे? 1885 में। 86 में कौन हुए? दादा भाई नेहरू। कहाँ? कलकत्ता। 87 में कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम कहाँ? मद्रास, चेन्नई में। और 1988 में कौन हुए? 1888 में कौन हुए? जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम क्या कहे जाते हैं? अंग्रेज अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं, एक प्रश्न किस तरीके से बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जब स्थापना हुई उस समय तत्कालीन भारतीय वायसराय यानी वायसराय यहाँ कौन था उस समय? तब आप नाम लेना लॉर्ड डफरिन का। जब वो बोलेगा कि तत्कालीन वायसराय कौन था तो तुम कहना लॉर्ड डफरिन का। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल भारत में 1884 से 1888 तक रहता है, ठीक है। और उस समय तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड रुडेल्फ चर्चिल। अब इस सचिव और इस सचिव में कंफ्यूज मत होना। ये हैं कांग्रेस के सचिव एहो ह्यूम, जबकि ये हैं भारत सचिव कौन? लॉर्ड रुडेल्फ चर्चिल। हुआ क्या था कि 1857 की क्रांति जब हुई थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमतों की जड़ों को हिलाने का काम भारत में किया था, तो उसके बाद 1858 में इंग्लैंड की महारानी ने अपने हाथ में सारा राजकाज अपने हाथ में रख लिया था। उसके बाद से जब वो यहाँ वायसराय भेजती थी तो उस वायसराय के साथ एक भारत सचिव भी भेजती थी। उससे पहले भारत सचिव भेजने की व्यवस्था नहीं थी, ये ध्यान देना। भारत सचिव क्या करता था? वो कहते थे कि वायसराय वहाँ ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसकी सचिव उनकी कार्यों की देखरेख करने के लिए एक भारत सचिव की नियुक्ति का प्रावधान भी महारानी द्वारा किया गया था। तो ध्यान देने का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लॉर्ड डफरिन हैं और उस समय के भारत सचिव कौन है? रुडेल्फ चर्चिल हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। राष्ट्रीय आंदोलनों के संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जिस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम उदारवादी युग हम पढ़ रहे हैं, उस उदारवादी युग में चौथे अधिवेशन हमने पढ़े। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण संगठन का निर्माण होता है और उस महत्वपूर्ण संगठनों के निर्माण के बाद आगे क्या होगा? अगला जो युग होगा वो आएगा। यानी महत्वपूर्ण इन जो संगठन है इनकी स्थापना के बाद कुछ असंतोष भी इनमें व्याप्त होगा, कुछ क्रिटिसाइज आलोचनाएं होंगी, कुछ अच्छा काम होगा, कुछ बुरा काम होगा, कुछ चीज़ों को देख करके लोग भड़केंगे भी। इन चीज़ों को की ओर विशेष ध्यान आपको देना होगा, ठीक है। अब जो ये उदारवादी युग था 1885 से 1905 के बीच का, इसमें से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, मेन उद्देश्य यही बताना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है इसके पीछे का कारण क्या था, अंग्रेजों का क्या कारण था, हमारा क्या उद्देश्य था, जो इनके अधिवेशन थे कब कब हुए, अधिवेशन होते क्यों थे,
थोड़ी सी हल्की चर्चा करने की कोशिश आज की गई है। पहला भाग छोटा सा बनाया जा रहा है, आगे से इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए अच्छा लंबा जरा विस्तार से इसका वीडियो बनाया जाएगा। अब हम सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले 1-2 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, प्रश्न ये बनेगा। तो आप जानते हैं कि कब हुई है, इसका आप अच्छे से आंसर दे सकते हो। 1884, 1887, 1885 या फिर 1880। तो इसका जो सही आंसर होगा 1800 क्या है 85। ठीक है, 1885 में भी कभी कभी डेट भी पूछ सकता है, तो 28 दिसंबर याद रखना, 28 दिसंबर 1885 इसकी क्या थी, डेट थी। दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, महात्मा गांधी या ए ह्यूम। ठीक, तो WC बनर्जी यानी जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और जो कि प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष भी हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनने की इसमें संभावना। भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है, ऐसे प्रश्न बनने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है आजकल। तो ऑप्शन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक इसके प्राचार्य थे। दूसरा ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम यहीं के छात्र थे। तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस का प्रथम सत्र यहीं हुआ था। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लगाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यहाँ के प्राचार्य थे, बिल्कुल नहीं थे। ए.ओ. ह्यूम कहाँ से हो गए यहाँ के प्राचार्य, ए.ओ. ह्यूम यहीं के छात्र थे भाई, वो तो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, यहाँ क्यों रहेंगे। कांग्रेस का प्रथम सत्र यहीं हुआ था, जी बिल्कुल सही, कांग्रेस का प्रथम सत्र वहीं हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ही कांग्रेस की स्थापना हुई है, ध्यान देगा, इसलिए यह भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं है कह रहा है वो अच्छे से। ठीक है, इस नहीं है को मेंशन किया है, हम भी ध्यान। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जी बिल्कुल हैं। बाल गंगाधर तिलक हैं, जी बिल्कुल नहीं हैं। फिरोज शाह मेहता हैं, जी बिल्कुल हैं। दादा भाई नौरोजी, जी बिल्कुल हैं। बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये उग्रवादी नेता हैं, लाल बाल पाल, अभी आप आगे पढ़ोगे उग्रवादियों में, तो यहाँ इनका नाम आता है। तो नहीं है तो ये नहीं है आएगा, है आता तब इन तीनों का नाम होता। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न बनने की यहाँ पर संभावना रहेगी। एक और प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ऑप्शन है 84, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 72 और ऑप्शन डी 82। तो आपको मालूम होगा प्रथम में सदस्य संख्या कितनी थी, 72, या आपने अभी अभी पढ़ रखा है, तो खाली इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करने की कोशिश की गई थी। अगला एक प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग माना जाता है कब से कब तक, देखिए 1857 से 1872 तक, 1885 से 1905 तक, 1905 से 1918 तक, या 1890 से 1910 तक। तो आप अच्छे से जानते हैं जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू ही है 1885 से, हम इसका चरण शुरू कर रहे हैं, तो 1885 से ही शुरू होगा। तो शुरुआती शब्द को याद रखना, आगे 1905, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। देखो प्रश्न इस तरीके से बनते हैं, उसी तरीके की प्रकृति को ध्यान में रख करके आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप ध्यान देना, लॉर्ड रिपन, बिल्कुल नहीं, लॉर्ड रिपन तो इससे पहले समाप्त हो गए। लॉर्ड कर्जन, ये तो इसके बाद आएंगे। लॉर्ड विलियम का यहाँ कोई स्थान नहीं। लॉर्ड डफरिन, जिनका क्या था 1800, इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब था, 1884 तक ये यहाँ पर रहते हैं, यानी 1884 तक इनका यहाँ पर कार्यकाल रहता है। तो 1884 तक ये रहते हैं, इसका मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय लॉर्ड डफरिन ही यहाँ के क्या थे, वायसराय थे। 84 से 88 के बीच इनका जो है कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन, इस तरीके से प्रश्न बनता है। या ये भी बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, ध्यान देना, प्रथम भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय ईसाई अध्यक्ष होगा यहाँ पर क्या होगा, भारतीय, प्रथम के बाद ध्यान देना, प्रथम भारतीय, इसको याद रख लेना, भारतीय ईसाई। क्या है ये प्रश्न पूरा, क्या है ये कि भारत के प्रथम भारतीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय ईसाई अध्यक्ष में पहला नाम किसका आता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी का, यानी WC बनर्जी जो थे ये क्या थे, ईसाई अध्यक्ष थे। जबकि दादा भाई नौरोजी फारसी थे, दौर जुले अंग्रेज थे, और SN बनर्जी का कोई नाम ही नहीं था। ठीक है,
इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। तो इसे कांग्रेस से बनने वाले कुछ प्रश्न। एक छोटा सा भूमिका बनाने की कोशिश की गई राष्ट्रीय आंदोलनों की। तो राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरणों में हम राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे। पहला चरण उदारवादी, दूसरा चरण उग्रवादी और तीसरा चरण गांधी युग के रूप में पढ़ेंगे। आगे से जो इसकी चर्चाएं होंगी वो विस्तार से होंगी। खाली छोटी सी भूमिका आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। आप अच्छे से राष्ट्रीय आंदोलन को समझेंगे। एक छोटा सा उद्देश्य है और छोटा सी भूमिका के रूप में इसको छोड़ा गया है आपके सामने। अब कल से इसके बारे में अच्छे से और कुछ लंबे विस्तार से आपके सामने चर्चा करेंगी। तब तक आप इसके बारे में भी और जानने की कोशिश कीजिएगा और इस तरीके से प्रश्नों को संबंधित कंटेंट से बनने वाले प्रश्न भी आप बनाया करिएगा। और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।